नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विद्या पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने सीरीज स्टार्ट करी थी जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 5 की थी। इसमें हमने अभी तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न कर चुके हैं। तो आज हमें करना है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। तो अच्छे नागरिक में निम्न गुण होते हैं: पर्यावरण संरक्षण के निजी स्तर पर योगदान दें, पेड़ लगाएं, पानी बर्बाद ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, स्वच्छता का ध्यान रखें, जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा बच्चों को दें, मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। अगला प्रश्न है, वनों से होने वाले लाभ बताइए। तो वन पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होते हैं। वनों के कारण जल एवं लकड़ी प्राप्त होती है। वन मनुष्य के लिए ही नहीं परंतु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक हैं। इससे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। आज वनों के अत्यधिक कटाव से अनेक महत्वपूर्ण जंतु लुप्त हो गए हैं तथा अन्य जंतुओं के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से आज से स्पष्ट कीजिए। तो मुद्रास्फीति का संबंध एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। प्रायः वस्तु के मूल्य एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी बनाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। अर्थात उदारीकरण का अर्थ व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करता है, नियम कानूनों को सरल बनाना ताकि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। अगला प्रश्न है, संविधान की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक व्यवस्था, कठोर एवं लचीले संविधान का समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली, समाजवादी राष्ट्र की स्थापना, पंथ निरपेक्ष राज्य और मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, बजट क्या है। तो इसका उत्तर है, साधारण शब्दों में बजट का अर्थ आय एवं व्यय के विवरण से होता है। पारिवारिक बजट में आय के स्रोत तथा व्यय के विवरण से होता है। राजकीय बजट में केंद्र सरकार के बजट में आय तथा विकास कार्यों के खर्चे का विवरण होता है। कौन से विभाग में कितना व्यय किया जाएगा, राज्य सरकारों का भी इसी प्रकार का बजट होता है। आय का अधिकांश भाग कर द्वारा जनता से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख करो। तो गुप्त काल के पतन के कारण है अयोग्य उत्तराधिकार का युद्ध, आंतरिक विद्रोह, साम्राज्य की विशालता, हुणों का आक्रमण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल को स्वर्णकाल कहे जाने का कारण इस युग में हुई चतुर्दिक उन्नति है। इस काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा कला के क्षेत्र में असीमित उन्नति हुई। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करें। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए किस उद्देश्य से किए थे। एक और प्रश्न है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी तुर्क सरदार जिसने पश्चिम एशिया के छोटी सी रियासत गजनी राज्य की स्थापना की थी, एक उत्तराधिकारी था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा के बारे में गाथाएं सुन रखी थी, अतः अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए सन 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर इकट्ठा करना था। उसके पंजाब, मुल्तान, भाटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मुख्य आक्रमण के केंद्र थे। महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। वहाँ से उसने बहुत सा धन, सोना, चांदी लूटा और गजनी ले गया। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है महमूद गजनवी की विनाश लीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, लिखा है कि महमूद ने भारत की समृद्धि को बर्बादी में बदल डाला। उसके आक्रमण से देश को सांस्कृतिक व आर्थिक हानि हुई। समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का सामना किया, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में वे असफल रहे। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो मोहम्मद गजनवी ने के लगभग 150 वर्ष बाद अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क शासक मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने आया था। मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहले 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया तथा सिंध और सुल्तान पर अधिकार कर लिया। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने मुल्तान शहर के आक्रमण के बाद गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध में गौरी हार गया।
मोहम्मद गौरी ने के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति व इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। गुजरात की हार से निराश होकर गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई। 1190 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और बठिंडा को अपनी राजधानी बनाया। इस समय भारत में हिंदू राजाओं में अजमेर और दिल्ली का चौहान राज्य, गुजरात में सोलंकी राज्य, कन्नौज में गढ़वाल राज्य, बंगाल बिहार में सेन राज्य तथा बुंदेलखंड में चंदेल राज्य थे। दक्षिण भारत में देवनागरी, वारंगल तथा होयसल प्रमुख राज्य थे। अगला प्रश्न है, अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन क्या है? अपरदन के प्रमुख कारकों द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। एक और प्रश्न है, मृदा अपरदन से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति को समझाइए। इसका उत्तर है अपरदन का अर्थ। यह अनाच्छादन प्रक्रम की वह क्रिया है जिसमें अपरदन के कारकों पवन, नदी, हिमानी, समुद्री लहरें, धाराएं द्वारा अपक्षयित पदार्थ या मलबा का स्थानांतरण होता है। दूसरे शब्दों में, अपक्षय द्वारा विखंडित वियोजित चट्टानों, बहते हुए जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, हिमानी, पवन आदि द्वारा एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जमा की जाती है। इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। अपरदन के प्रमुख कारकों द्वारा बनने वाली प्रमुख भू आकृतियाँ। प्रवाहित जल, नदियों के रूप बहता हुआ जल पृथ्वी के धरातल पर अनेकों प्रकार के स्थल रूपों को बनाने वाली प्रक्रियाओं से में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नदी का अपरदन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अपरदन द्वारा निरंतर अपनी घाटी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है तो इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है भूमिगत जल। इसमें क्या होता है, चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है। इसे भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव चूना क्षेत्रों यानी काष्ठ प्रदेशों में होता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिससे जल रिसकर चट्टानों के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। अगला पॉइंट है हिमानी। बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। यह ऊंचे पर्वत श्रेणियों व ध्रुवों पर पाई जाती है। लगातार बर्फ जमने से पड़ने वाला दबाव और गुरुत्व बल के कारण हिम के पिघलने से फिर पुनः जमने से बर्फ गतिशील हो जाती है। लेकिन प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद का प्रवाह अत्यंत धीमा होता है। इसके द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ इसके तल में इसके साथ घसीटे जाते हैं जो घाटी के किनारे पर घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हिमानी यूवी आकार वाली घाटियों का निर्माण करती है जिन्हें हिमोड़ कहा जाता है। अगला पॉइंट है पवन। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन बालू एवं धूल कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें कुरतते या खुरचते हैं जिससे अपरदन की क्रिया होती है। अगला पॉइंट है समुद्री लहरें। समुद्र की लहरें भी जब समुद्र तटों से टकराती है तो तटों पर जमा मलबा भी अपने साथ बहकर समुद्र में ले जाती हैं और कभी कभी वह इस पदार्थ को थोड़ी दूर पर एकत्र कर देती हैं। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्री तटों, पुलिन या बीच का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज के भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण राजपूत थे जो यूनानी साम्राज्य के मौर्य दरबार में आए। मेगास्थनीज कुछ समय तक अराकोसिया के सत्व सेवेटियस के साथ रहा था तथा वहां से सेल्यूकस ने उसे अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने भारत के विषय में इंडिका नामक पुस्तक में भारत देश की भूमि, जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति, धर्म तथा सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन किया था। प्राचीन यूरोप में भारत के विषय में जितना ज्ञान मेगास्थनीज को था उतना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। बाद के यूनानी लेखकों ने भारत के भूगोल के विषय में जो जानकारी बढ़ाई किंतु भारतीय सभ्यता के विषय में वे मेगास्थनीज के वर्णन से आगे न बढ़ सके। इंडिका से भारत के विषय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। भौगोलिक स्थिति यानी भारत का आकार मेगास्थनीज के अनुसार चतुर्भुज के समान है। सिंधु और हिमालय जिसका पश्चिमी और उत्तरी भुजाएं हैं वह दक्षिण और पूर्व में समुद्र है। मेगास्थनीज ने भारत की नदियों का भी वर्णन किया है। गंगा नदी जो 30 स्टेडिया यानी मील चौड़ी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। गंगा जैसे ही विशाल एक अन्य नदी सिंधु है और गंगा के समान ही वह भी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी रास्ते में भारत की सीमा अंकित करती है। इन दो बड़ी नदियों के अतिरिक्त छोटी बड़ी अनेक घाटियां हैं। भारतीय जलवायु से मेगास्थनीज अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उसके अनुसार भारतवासी स्वच्छ वायु में सांस लेते हैं व शुद्ध जल पीते हैं तथा भारत में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी है, वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है।
ग्रीष्म व शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। उसके विचार से मानसून के अतिरिक्त विशाल नदियों का जो पानी भाप बनकर उड़ता है वह भी वर्षा का एक कारण था। अगला पॉइंट है धार्मिक स्थिति। मेगास्थनीज ने यूनानी देवताओं डियोनिसन तथा हिराकिल्स के नामों का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसको भारतीय अपना देवता मानकर पूजते हैं। मेगास्थनीज ने जिनको यूनानी देवता समझा वास्तव में भारतीय शिव व कृष्ण है। मेगास्थनीज के अनुसार यज्ञ व बलि की प्रथा प्रचलित है तथा भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारतीय मृतकों की यादगार में साधारण समाधि बनाते हैं। आर्थिक स्थिति। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारत को उद्योग धंधों में बहुत विकसित बताया है तथा इसका कारण उद्योग धंधों के साधनों का अभाव न होना बताया है। मेगास्थनीज ने लिखा है जब भूमि अपनी सतह पर कृषि द्वारा होने वाले संपूर्ण उपजों का उत्पादन करती है उसके अंदर भी विभिन्न धातुओं की शिराएँ फैली हुई हैं। अगला है सामाजिक दशा। मेगास्थनीज ने भारतीयों का जीवन सुखद सरल व मितव्ययितापूर्ण बताया है। उसके अनुसार भारतीय का मुख्य भोजन चावल और दाल था। विशेष अवसरों के अतिरिक्त भारतीय सुरापान नहीं करते थे। भारतीय पूर्ण श्वेत वस्त्र धारण करते थे। मेगास्थनीज ने भारतीयों के आदर्श चरित्र और उच्च नैतिकता की अत्यंत प्रशंसा की है। मूल्यांकन। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मेगास्थनीज के भारत वर्णन से तत्कालीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, किंतु उसने अपने वृत्तांत में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो कि विश्वसनीय नहीं हैं। उदाहरणार्थ भारत में 7 जातियों का वर्णन है, भारत को लेखन कला से अनभिज्ञ बताना आदि। इस आधार पर कुछ इतिहासकारों ने मेगास्थनीज के वर्णन को अप्रामाणिक माना है, किंतु मेगास्थनीज के वर्णन को पूर्णतः अविश्वास स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं है। वह विदेशी था तथा संभव है भारतीय व्यवस्था को समझने में उससे कुछ भूलें हुई हों, किंतु इन भूलों के आधार पर उसके संपूर्ण वर्णन को अप्रामाणिक मानना न्याय संगत नहीं है। वैसे भी मेगास्थनीज के वर्णन पर यह आरोप केवल उन्हीं स्थानों पर सत्य है जहां उसने सुनी सुनाई बातों को सत्य मानकर लिखा है, किंतु यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह गलतियाँ स्वयं मेगास्थनीज ने की हैं अथवा उसके ग्रंथ से उदाहरण लेने वाले परवर्ती लेखकों ने, क्योंकि मूल रूप में इंडिका पुस्तक उपलब्ध नहीं है। प्रश्न है गुप्त काल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। योग्य सम्राट। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी तक, पतन 550 ईस्वी के लगभग हुआ। इस मध्यकाल में गुप्त वंश में एक के बाद एक अनेक अत्यंत योग्य पराक्रमी साम्राज्यवादी व दूरदर्शी शासकों ने अपने कुशल नेतृत्व द्वारा गुप्त युग को स्वर्ण युग बनाने में सहयोग दिया। गुप्त शासकों में यद्यपि देश की संपूर्ण शक्ति निहित थी, किंतु उन्होंने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। शक्तिशाली होते हुए भी गुप्त शासकों ने स्वेच्छाधारी व निरंकुश बनने का प्रयत्न नहीं किया। अगला पॉइंट है विदेशी शासन की समाप्ति। गुप्त शासक साम्राज्यवादी नीति के समर्थक तथा भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। गुप्त काल के प्रारंभ में अनेक स्थानों पर कुषाणों की कुछ शाखाएं व शक राज्य कर रहे थे। शक विशेषता अत्यंत शक्तिशाली थे। भारत की स्वतंत्रता भी रक्षा व राजनीतिक एकता की स्थापना करने के लिए आवश्यक था कि इनका उन्मूलन किया जाए। अतः गुप्त शासकों ने विदेशी राज्य पर आक्रमण करके उन्हें परास्त किया व उनके राज्य को अपने साम्राज्य में विलीन कर भारत से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंका। अगला पॉइंट है कुशल प्रशासन। गुप्त शासकों ने कुशल प्रशासन से देश में शांति की स्थापना की। इस कुशल प्रशासन के परिणाम स्वरूप जनता आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो सकी, क्योंकि शांति व सुव्यवस्था के वातावरण में व्यापार का तेजी से विकास हुआ। गुप्तकालीन सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की पुष्टि जूनागढ़ अभिलेख से होती है। इस लेख के अनुसार उस समय कोई दुखी, दरिद्र, व्यसनी, कठोर दंड से पीड़ित अथवा राजकीय नियंत्रणों से कष्टयुक्त नहीं था। चीनी यात्री फायान ने भी गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है, भारतवर्ष के लोग सुखी एवं समृद्ध हैं, वे न्यायालयों के बंधन से मुक्त हैं, उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है। फायान ने यह भी लिखा है कि गुप्त काल में कहीं भी चोरी डकैती का भय नहीं है। अगला पॉइंट है नैतिकता। गुप्तकालीन शासकों द्वारा प्रजा के नैतिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता में नैतिकता व धर्म परायणता की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। गुप्तकालीन योग सदाचारी, शिष्ट, सत्यवादी, सात्विक, ईमानदार, उदार व अतिथि का सत्कार करने वाले थे। फायान ने लिखा था कि लोग प्याज, लहसुन, मांस व मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे। जनता में धर्म सहिष्णुता की भावना थी। जन साधारण छल कपट से दूर था।
अगला पॉइंट है साहित्यिक उन्नति। गुप्तकाल साहित्यिक उन्नति का युग था। डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा था, यह स्वाभाविक ही था कि इस सुरक्षा और सांपत्तिक समुन्नति की दशा में धर्म, साहित्य, कला तथा विज्ञान के क्षेत्रों में सक्रियता बढ़े और उन्नति हो। वास्तव में इन प्रत्येक क्षेत्रों में गुप्तों के शासनकाल में अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्तवंशीय शासक तलवार के धनी होने के साथ साथ स्वयं ही विद्वान थे तथा विद्वानों को आश्रय व प्रोत्साहन भी देते थे। उनकी इस प्रेरणा के कारण गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से चरमोन्नति पर पहुंच गया। गुप्त युग की काव्य रचना की शैली अत्यंत सुघड़, सुंदर और ललित थी और भाषा सुरम्य एवं अलंकारपूर्ण थी। गुप्त शासकों ने के राज दरबार में अनेक कवि और विद्वान रहते थे। गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता, विशाख दत्त जो कि मुद्रा राक्षस का लेखक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वसुबंध वराह, मिहिर भास, भारवी, शूद्रक, दंडिन, अमर चांद्र व जैनेन्द्र हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना कर गुप्तकाल को साहित्यिक उन्नति की ओर अग्रसर किया। गुप्तकालीन विद्वानों में सर्वोपरि स्थान कालिदास का है, जो संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कालिदास ने शकुंतला, मालविका, निमित्र और विक्रमोर्वशीय नामक 3 नाटक, कुमार संभव व रघुवंशम नामक काव्य, ऋतु संहार नामक गीति काव्य तथा मेघदूत नामक खंड काव्य की रचना की। कालिदास निश्चित रूप से भारतीय काव्यात्मक शैली का सर्वोच्च विज्ञान था। कला का विकास, इस विषय में सचिरानी गुर्टू ने लिखा है, गुप्त राजाओं के समय शिल्प एवं कला चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। सौंदर्य एवं कला जीवन में इतनी समाविष्ट हो चुकी थी कि वह अपने युग की तन्मयता में डूबकर साकार हुई। मौर्यकालीन रूढ़ कला परंपराओं का अतिक्रमण कर कला चेतना सुदूर अतीत के गौरव में पंडित अभियंतर प्रकाश की दीप्ति से जगमगा उठी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासकों ने भारत को राजनीतिक एकता, सुरक्षा व भावना प्रदान की। गुप्त काल शांति तथा समृद्धि, नगर संस्कृति तथा परिमार्जन, धार्मिक पुनरुत्थान तथा बौद्धिक प्रयास, उत्कृष्ट साहित्य तथा कला की उन्नति का युग था। आत्मविश्वास के साथ भारतीय संस्कृति ने दरबार के आचार व्यवहार, मुद्रा, विज्ञान तथा कला के क्षेत्र में विदेशों में बहुत सी बातें अंगीकार कर ली, परंतु विदेशों से सीखते समय ही भी यह ध्यान रखा कि इससे उनकी भारतीयता नष्ट न हो। भारत की मूलभूत भारतीयता को पूर्णतः समझा गया, पुष्ट किया गया है तथा उसे परिमार्जित एवं चिरस्थायी रूप से में व्यक्त किया गया, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया जा सके। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी गुप्त युग को स्वर्ण युग मानते हुए लिखा है, गुप्त सम्राटों का काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल के अनेक उत्तर मेधावी और शक्तिशाली राजाओं ने उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर शासन में सुव्यवस्था तथा देश में समृद्धि व शक्ति की स्थापना की। स्मिथ ने भी भारतीय इतिहास में गुप्त युग की सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके शब्दों में, हिंदू इतिहास में अन्य सभी गुणों की तुलना में महान गुप्त शासकों का काल सर्वाधिक अभिमत व संतोषजनक है। इस युग में साहित्य, कला और विज्ञान की असाधारण प्रगति हुई तथा बिना किसी अत्याचार के क्रमिक धार्मिक प्रगति हुई। प्रश्न, अगला प्रश्न है, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, शासन प्रबंध, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, नगरीय शासन, ग्राम शासन। केंद्र शासन राजा शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। राजा समस्त शक्तियों का स्रोत था। यद्यपि उसकी शक्तियाँ एवं अधिकार असीमित थे, किंतु फिर भी वह पूर्ण रूपेण निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी नहीं बन सकता था। वह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधान दंडाधिकारी होता था। अगला पॉइंट है मंत्री परिषद। तो राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई थी। इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री रहते थे। अगला है पॉइंट प्रांतीय शासन। समस्त शासन को 4 प्रांतों में विभक्त कर दिया गया था। पूर्वी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत और दक्षिण प्रांत। नगर शासन, नगर का प्रधान नगराध्यक्ष कहलाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीण अथवा ग्रामीणी कहलाता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी? इस योजनाओं का क्या परिणाम हुआ था? तो इसका उत्तर है, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की योजना असफल क्यों हुई?
क्यों हो गई, ये भी एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 26 वर्ष शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए अग्रलिखित नई योजनाएं लागू की। तो पहला पॉइंट है दोआब में क्या कर वृद्धि। तो तुगलक ने गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि, जिसे दोआब कहते थे, वहाँ भूमि कर में वृद्धि कर दी और कई अन्य कर भी लगा दिए। अगला है राजधानी में परिवर्तन। सुल्तान की दूसरी योजना राजधानी में परिवर्तन करके नए स्थान पर दूसरी राजधानी बनाने की थी। देवनागरी शहर उसके साम्राज्य के बीच में स्थित था। युद्ध के हिसाब से भी उसकी स्थिति अच्छी थी, अतः उसने अपनी राजधानी दिल्ली की देवनागरी बनाने का आदेश दिया। देवनागरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। अगला पॉइंट है तांबे की मुद्रा का चलन। सुल्तान के शासन के समय चांदी का उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। उस समय चांदी के सिक्कों का चलन था। तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया, अतः उसका विचार चांदी को भारत में रोककर व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में करना था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टटसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन तक था ईरान से मिली। वहाँ के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया, जबकि मोहम्मद तुगलक ने का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नई योजनाएं चलाई, मगर सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रही, क्योंकि उसने उनको सही तरीक़ों से लागू नहीं किया। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है इस काल में स्थापित कला, चित्रकला या मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। कृष्ण प्रथम के समय में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि चट्टानों को काट कर बनाया गया था, इस काल के स्थापित कला का सर्वोच्च उदाहरण है। अगला प्रश्न है राजपूतों ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है राजपूत राजाओं की मंदिर बनवाने का विशेष शौक था। इस युग में निर्मित कुछ एक मंदिर भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर एवं आबू तथा गिरनार के जैन मंदिर को शिखरों से विभूषित करना एवं उनकी दीवारों पर मूर्तियाँ खोदना इस काल की प्रमुख विशेषता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम के रथ मंदिर, कांची के पल्लव मंदिर, होयसल वंश के शासकों द्वारा निर्मित वेलूर का मंदिर और द्वार समुद्र का चालुक्य मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि राजपूत युग अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। अगला प्रश्न है सेना के संगठन में अलाउद्दीन ने क्या क्या सुधार किए। तो अलाउद्दीन खिलजी की विजय का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों को नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों ने हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों की दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग के हर्षवर्धन के विषय में क्या क्या लिखा है। तो नीचे चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासन से बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। उसके अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था तथा शासन तंत्र जनहित की कामना से संचालित होता था। राजा के परिश्रम तथा दानशीलता की भी ह्वेनसांग ने बहुत प्रशंसा की है। राजा के समय का विभाजन अत्यंत सतर्कता के साथ किया गया था। उसका सारा समय धार्मिक कार्यों तथा शासन संबंधी मामलों में बांटा हुआ था। ह्वेनसांग के अनुसार राजा का दिन 3 भागों में विभक्त था। दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष 2 भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था। ये काम से कभी थकने वाले न थे। उनके लिए दिन का समय बहुत कम था। अच्छे कार्यों में वे इतने संलग्न रहते थे कि वे सोना और खाना भी भूल जाते थे। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के काल में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी तथा उनसे बेगार नहीं ली जाती थी। कर भी जनता पर अधिक नहीं थे। भूकर भी उपज का 1/6 भाग होता था। हर्ष राजकीय आय का सदुपयोग करने के उद्देश्य से उसे 4 भागों में विभक्त करता था। पहला भाग राजकीय कार्यों के लिए, दूसरा सरकारी कर्मचारियों के लिए, तीसरा विज्ञानों की सहायता व चौथा दान के लिए रहता था। अगला प्रश्न है अशोक के धम्मम के विषय में अपनी टिप्पणी लिखिए। अशोक के धर्म का स्वरूप है। अपने दूसरे शिलालेख में अशोक प्रश्न करता है कियम चू धम्मे और अपने दूसरे तथा 7वें लेखों में अभिलोकों में उसने धम्मम के तत्वों का उल्लेख किया है। अब सिनवे बहु कयाने दया चाने ताने सचे सोचवे माधवे साधवे चा। तो इसका पॉइंट है अगला अल्प पाप अपासी अन्वे अत्यधिक कल्याण या बहु
के आने और दया दान सत्यवादिका वादिता सचे पवित्रता सोचवे मृदुता माधवे साधुता साध्वी। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दर्शित भी होता है। इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायक, इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता प्राप्त हुई। राजनीतिक एकता का प्रारंभ, तत्कालीन उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्भी के राज्यों में हो गया। अपेक्षाकृत राज्य विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यूनानी राज्यों की स्थापना, पश्चिमी पंजाब सिंध आदि सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान। भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ, जिसे उन्होंने भविष्य में दूर भी किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न किए जाएंगे, जो कि पेज नंबर 58 से हम स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपनी तैयारी करते रहें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, ताकि हम भी आपके लिए वीडियो अच्छी अच्छी पॉइंट लेकर आते रहें। धन्यवाद।